सुबह के साथ गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, भर्तियों का दौरा चल रहा है जिसमें एक वैकेंसी बहुत ट्रेंडिंग पर चल रही है, शिक्षक भर्ती, जो कि बिहार सरकार ने निकाली है। अभी जस्ट ही हाल में उन्होंने बहुत अच्छी खासी वैकेंसी अनाउंस्ड की है, 65,000, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। जो भी कैंडिडेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। अब इसके बाद में जो ये वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कौन से कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं। पहली चीज, तो जिसने बिहार एस्टेट क्लियर किया हुआ है वो एप्लीकेबल है, और प्लस जिन्होंने बीएड किया हुआ है। ठीक है। लेकिन अब जिन्होंने क्या नहीं किया है, एस्टेट क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी अभी हाल ही में 10 मार्च से 30 मार्च के बीच में बिहार सरकार ने फिर से एस्टेट ऑर्गेनाइज करवा रही है। ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको फोकस करना है कि अगले आने वाली वैकेंसी, जो कि मार्च में अगस्त में भी इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में फेज 3 वैकेंसी का जो है अनाउंस किया हुआ है। अब आप इसमें जिसका सीटेट नहीं क्लियर है, या जिसका बिहार नहीं क्लियर है, बिहार एस्टेट नहीं क्लियर हो पाया है, तो उसके लिए अभी अगस्त में भी चांस मिलने वाला है। तो आप लग जाइए, ये जो बिहार एस्टेट मार्च में होना है, तो उसमें लग जाइए, ताकि आपका बिहार एस्टेट क्लियर हो सके, और आने वाली जो 1 लाख वैकेंसी है अगस्त में, आप उसमें क्या बन सके, उसमें पार्टिसिपेट बन सके। ठीक है। अब इसके बाद में हम आपके सामने लेकर के क्या आए हैं, जो बिहार सरकार ने जो एस्टेट एस्टेट ऑर्गेनाइज करवा रहे, उसमें आप जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये पता है कि पेपर एक होता है, लेकिन उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में बिहार का जो जीके है, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह, ये सब पूछते हैं। और जो सेकेंड पेपर, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो है आपसे पूछेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ बिहार एस्टेट का जो इतिहास विषय का सिलेबस है, वो हम आपके सामने रिवीजन के रूप में लेकर के आए हैं। देखिए होता क्या है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने कहीं से कोर्स परचेज कर लिया है, और कोर्स परचेज करने के बाद में आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हर एक कैंडिडेट की प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको रिवीजन नहीं करने का टाइम मिलता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और इस तरह से होता क्या है कि उसका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आपके हाथ में क्या लगती है, असफलता हाथ लगती है, और वो कैंडिडेट जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम अपने सिलेबस का रिवीजन करते रहे, तो आपके अंदर एक अलग का कॉन्फिडेंस आता है। आपको ये अंदर से लगता है कि नहीं, हमने अपने सिलेबस को कवर किया हुआ है, एंड नेक्स्ट वैकेंसी वी कैन डू, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अपनी बातों को विराम देते हुए हम कहाँ चल रहे हैं, अपने सिलेबस की ओर, जो कि हमने इसमें बोर्ड में लिखा हुआ है कि क्या क्या सिलेबस है और कैसे हमें करना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस कैंडिडेट करता क्या है, डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करने के बाद वो क्या करता है, वो पीडीएफ निकलवाता है। आप प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, आप लोग ऐसा मत करें। आप आपने सिलेबस डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में उसका पीडीएफ मत निकलवाइए। उसका पीडीएफ क्यों नहीं निकलवाएंगे? क्योंकि इससे हमें 2 बेनिफिट होने वाले हैं। हमें बेनिफिट क्या होने वाला है? पहली चीज, तो आप पीडीएफ निकलवाएंगे, तो उसके लिए छोटा मोटा अमाउंट आपको पे करना होगा। तो पहली चीज क्या है, आपकी जो मनी है वो सेव हो रही। दूसरी चीज क्या है, आप हाथ से अगर सिलेबस अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे, तो आपने ये समझ लो, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया, और आप बिना पढ़े ही आपने अपना सिलेबस पता कर लिया अच्छे से। तो ये समझ लीजिए कि आपने 30% सिलेबस उसी दौरान खत्म कर दिया है, जिस दौरान आपने अपना सिलेबस अपने हाथ से नोट डाउन किया हुआ है।
ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप जो है अपना सिलेबस अपने हाथ से ही डाउनलोड नोट करिए, जो कि अगर आप अपने हाथ से सिलेबस नोट करते हैं तो उसका भी आने वाले समय में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छा फिर चलते हैं हम कहाँ इसके सिलेबस की ओर। बिहार स्टेट इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, और उसके साथ में हमें जितना भी सिलेबस इन लोगों ने दिया है उसको भी कवर करना है। ये सिर्फ देखने में है थोड़ा सा कि इतना सा सिलेबस है, लेकिन ये अपने आप में महासागर है। हमें सिर्फ दिया हुआ है छोटे से स्तर पर, लेकिन हमें उसको पूरा कवर करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो इन्होंने पहली चीज तो क्या हुआ है कि संपूर्ण जो पर्टिकुलर इतिहास विषय है उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 15 पार्ट्स में क्या किया है कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री भी लिया है। इंडियन इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और चौथा पार्ट क्या लिया है, इन्होंने कुछ फॉरेन हिस्ट्री का भी पार्ट जो है मेंशन कर दिया है। तो जो इन्होंने सिलेबस दिया है तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने यूनिट फर्स्ट में इन्होंने क्या लिया है, हड़प्पा सभ्यता लिया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था और हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन कौन से थे। इसके बाद में क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आपके सामने चर्चा करेंगे। फिर क्या है, इन्होंने लिया है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें कि आने वाले समय में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस इतिहासकार ने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। किसी ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, किसी ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आगमन के कारण हुआ, किसी ने इतिहासकार ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है विदेशियों के आक्रमण से हुए। बहुत सारे मत हैं जो कि समय के रहते हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब आती है सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट में इन्होंने क्या लिया है, मौर्य काल लिया है। लेकिन हम इतिहास विषय के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा आता है, वो है कौन सा, वैदिक काल। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ, वैदिक काल को कट कर दिया है। लेकिन क्या हम बिना वैदिक काल पढ़े हम क्या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम इन्होंने कट किया हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन हमें नहीं कट करना है, हमें इसको भी पढ़ना है। वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ना है कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे, उनके रहने का तरीका कैसा था, उनकी कल्चर कैसी थी। वेदों का उसी समय जो है वेद उसी टाइम पर लिखे गए वैदिक काल में ही। तो इस तरह से हम वैदिक काल को भी नहीं छोड़ेंगे और हम जो है समय के रहते अपना जो है सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट 2 में मौर्य काल लिया। मौर्य काल के अंतर्गत इन्होंने क्या लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां और अशोक की नीतियां व धम्म। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां तो पता है, ठीक है। अशोक की नीतियां व धम्म, देखिए अब इसमें भी इन्होंने गोलमोल किया है। क्या किया है, इन्होंने अशोक का धम्म ले लिया। क्या आपको ये तो आपको पता ही है कि अशोक का धम्म क्या था, किस धर्म को उसने अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जब पर्टिकुलर उन्होंने दिया है ये चीज कि अशोक के धम्म के बारे में, तो हमें बौद्ध धर्म भी पढ़ना होगा डीपली से, प्लस जैन धर्म भी। इन्होंने स्पेशली जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं किया हुआ है। और होता क्या है कि हम सिर्फ अशोक का धम्म पढ़ लेंगे, उसके शिलालेख पढ़ लेंगे, उसके शिलालेखों में क्या था, उसके स्तंभ लेखों में कौन कौन से लेख लिखे गए, ये तो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन जब आयोग पूछेगा तो हम क्या करते हैं, आयोग पर ब्लेम करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। फिर आयोग जवाब देता है हमारी बातों का, बोलता है हमने अशोक का धम्म दिया था, तो क्या अशोक का धम्म कौन सा था, बौद्ध धम्म था। तो क्या हमें बौद्ध धम्म नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से
इन्होंने नहीं लिया है तो क्या हुआ, लेकिन हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पढ़ना होगा, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म समय के रहते हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं तीसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट में इन्होंने फॉरेन हिस्ट्री ले लिया है। फॉरेन हिस्ट्री में यूरोप में पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के कारण क्या थे, पुनर्जागरण कितने चरणों में आया और इसका पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यूनिट चौथी आती है। यूनिट चौथी में इन्होंने क्या लिया है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। भाई आपको इतना तो पता ही है कि उस समय इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे, कई बहुत सारे, जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, भारत जैसे बहुत पावरफुल देशों को इसने उपनिवेश बना रखा था। तो उपनिवेश बना रखा था तो उन देशों की औपनिवेशिक देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति जो का नियंत्रण था वो इंग्लैंड के हाथ में था। तो जाहिर सी बात है इनके सामने साथ में सिर्फ पैसा आ रहा था। तो पैसा अगर आता है तो उसको फिर उद्योगों, कुछ ना कुछ बिजनेस तो करना पड़ता है ना। तो इनके पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया था कि इसी वजह से इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है। अब यूनिट पांचवी आती है। यूनिट पांचवी में इन्होंने क्या लिया है, हर्षवर्धन को लिया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं हर्षवर्धन किस वंश से बिलोंग करता था, पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश से तो बिलोंग करता था। तो उसके लिए हर्षवर्धन की जानकारी हमें किन किन पुस्तकों में दी गई है, तो स्रोत का मतलब यही है कि हर्षवर्धन के बारे में हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, जिसमें कि हर्षवर्धन के इतिहास का को हमारे सामने लेकर के आता है। तो हमें क्या पढ़ना है, हर्षवर्धन के जानने के स्रोत, हर्षवर्धन की विजय और हर्ष के समकालीन शासक और हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। अब हर्ष के समकालीन शासक जैसे पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करता था, उसने साफ साफ दिया है कि समकालीन शासक जो है हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो समकालीन शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, वो चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। तो हमें चालुक्य वंश भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, इन्होंने डायरेक्ट ले लिया है क्या, चोल साम्राज्य। इन्होंने मौर्योत्तर काल नहीं लिया है, जो कि मौर्योत्तर काल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से भी हम आपके सामने मौर्योत्तर काल भी लेकर के आएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आता है कौन, चोल साम्राज्य। 6 यूनिट जो है इन्होंने 6 यूनिट में क्या लिया है, चोल साम्राज्य लिया है। चोल साम्राज्य में इन्होंने पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ राजराज प्रथम और राजेंद्र की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया, के बारे में जो है बोला है कि सिर्फ हम सिलेबस में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हम राजराज प्रथम और राजेंद्र की उपलब्धियां ही पढ़ करके क्या हम अपना सिलेबस कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमें ये जितने भी चोल साम्राज्य के जितने भी राजा हुए हैं, इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में क्या आता है, जो चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। और चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको आज भी हम फॉलो करते हैं। ये सोचिए 1000 लगभग आज के 5-6 हाँ 1000 ईस्वी 1000 पहले की बात है कि उस टाइम पर इन लोगों के टाइम में जो है क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने स्थानीय स्वशासन लिया था। सोचिए उस दौर पर, और उसी को फॉलो हम आज कर रहे हैं। तो जो चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जानी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के जानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में इनकी सामुद्रिक गतिविधियां। सामुद्रिक गतिविधियों में आप सोचेंगे मैम सामुद्रिक गतिविधियां क्या थी। सामुद्रिक गतिविधियों में आपको ये पता होगा कि राजराज ने श्रीलंका पर अटैक किया था, ठीक है। और उसके पुत्र राजेंद्र ने जो है पूरे दक्षिणी श्रीलंका को जीता, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि सामुद्रिक गतिविधियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इन्होंने नौसेना का गठन किया था। नौसेना का गठन किया था
तभी तो वो जाकर के वहां पर अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में लिया ना। तो इसलिए ये इनकी सामुद्रिक गतिविधि थी जो इन्होंने नौसेना का निर्माण किया। आगे जब चैप्टर पढ़ाने का टाइम आएगा तब इसके बारे में हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। अब कौन सी यूनिट आती है? छठवीं यूनिट खत्म हो गई, आती है सातवीं यूनिट। सातवीं यूनिट में इन्होंने क्या लिया है? फ्रांसीसी क्रांति लिया है, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बस बहुत छोटे से उसमें सिलेबस दे करके उसको क्या कर दिया है? लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे और उस फ्रांसीसी क्रांति का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं किस तरफ? यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 में इन्होंने क्या लिया है? द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण और प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध हम डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पढ़ने के पहले हमें हिटलर को पढ़ना होगा और नाजीवाद, जो हिटलर की विचारधारा है नाजीवादी, उसकी विचारधारा को पढ़ना होगा। तब हम ये समझ पाएंगे कि आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ और उसके कारण क्या थे और उसका प्रभाव जनता पर क्या पड़ा। लेकिन इन्होंने नहीं लिया हुआ है, ना इन्होंने हिटलर लिया हुआ है, ना इन्होंने नाजीवाद लिया हुआ है। लेकिन जब तक हम हिटलर को नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम नाजीवाद को नहीं पढ़ते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध हमें अधूरा सा लगता है, ठीक है। अब आती है कौन सी? यूनिट 9वीं। यूनिट 9वीं में इन्होंने क्या लिया है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कहाँ से क्वेश्चन ये लोग पुट आउट करेंगे? 1206 से लेकर के 1290 तक। क्या ये पॉसिबल है कि हम दिल्ली सल्तनत को 1206 से लेकर के 1290 तक कवर कर सके? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है। इसमें तो जो दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का काफी लंबा पीरियड है, ठीक है। अब इन्होंने पर्टिकुलर किसको लिया है? इल्तुतमिश को लिया है और बलबन को लिया है। लेकिन 1206 से लेकर, यही देखिए, यही दिमाग लगाना है कि 1206 से लेकर 1290 तक जिसने दास वंश ने जो है शासन किया। दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में राजा बना। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, जो कि वो भारत की जो पहली मुस्लिम महिला बनी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। इसके बाद में बलबन आता है, तो और फिर इसके बाद में बलबन के उत्तराधिकारी जो कि 1290 तक जाते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश और बलबन को पढ़ करके हम सिलेबस कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें जितना भी गुलाम वंश है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जो गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश भी में भी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसकी जो बाजार व्यवस्था है उसको भी आज हम प्रेजेंट दौर पर जो है फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी बाजार व्यवस्था थी, बहुत ही उत्तम तरीके की थी, जिसमें कि हमें अलाउद्दीन खिलजी को भी नहीं छोड़ना है दिल्ली सल्तनत में, और हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये 9वीं यूनिट खत्म हुई। अब हम पहुंच रहे हैं कहाँ? 10वीं यूनिट के बाद 10वीं यूनिट की ओर। 10वीं यूनिट में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको लिया है? अकबर को, ठीक है। अकबर को लिया है, जिसमें कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ और अकबर की विजय। तो मुगल साम्राज्य के विस्तार में भी हमको बाबर से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसकी नींव तो पकड़नी है ना। तो हमें बाबर से लेना पड़ेगा कि किस तरह से मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। जैसे बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें बाबर को भी पढ़ना होगा। अकबर की विजय इन्होंने पर्टिकुलर दिया हुआ है। फिर अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति। अकबर जब राजा बना तो अकबर को इस चीज का रियलाइज हुआ कि जब तक हम भारत के राजपूतों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम मुगल साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ नहीं बना सकते हैं। तो इसने क्या किया? राजपूत नीति के अंतर्गत इसने क्या किया कि जो राजपूत थे उनसे वैवाहिक संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उसके जो बॉर्डर वाले, जो सीमा क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, उससे उसको खतरा ना रहे, ठीक है। तो ये क्या थी? अकबर की राजपूत नीति थी। इसके बाद में क्या है? धार्मिक नीति आई,
धार्मिक नीति में अकबर ने क्या किया था कि सारे धर्मों को समानता की दृष्टि से देखा, सारे धर्मों को रेस्पेक्ट करता था। इसने जो है इबादत खाना का निर्माण कराया और उस इबादत खाना में सारे धर्म के जो नेता थे उनको बुला करके उनसे अपने अपने धर्म की अच्छाई के बारे में पूछता था और सभी धर्मों की अच्छाइयों को कलेक्ट करके इसने जो है एक नए धर्म की स्थापना की। वो कौन सा था? दीन-ए इलाही धर्म था। ठीक है, तो इस तरह से ये अकबर की धार्मिक नीति थी। ठीक है, अब अकबर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अकबर राष्ट्रीय सम्राट क्यों? यही सारे कारण हैं अकबर के राष्ट्रीय सम्राट होने के। सिर्फ 2 राजाओं को राष्ट्रीय सम्राट की उपाधि मिली है। मुगल साम्राज्य में देखा जाए तो अकबर, और एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो किसको दिया गया है? अशोक को दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, हम यूनिट 11वें की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 11वें में इन्होंने क्या लिया है? प्लासी और बक्सर का युद्ध। डायरेक्ट ये प्लासी और बक्सर के युद्ध में पहुंच गए हैं। लेकिन प्लासी और बक्सर का युद्ध के बारे में हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें बंगाल का इतिहास बहुत अच्छे से पता हो। तो हमें प्लासी और बक्सर में पहुंचने के पहले हमें बंगाल के इतिहास को भी पढ़ना होगा बहुत अच्छे से, तभी हम प्लासी और बक्सर के युद्ध को समझ सकते हैं, अपनी समझ विकसित कर सकते हैं और उसकी परिस्थितियां की कौन सी परिस्थितियां हुई जो कि प्लासी और बक्सर के युद्ध हुआ, और इसके बाद में उसके कारण और महत्व। ठीक है, कि क्या कारण थे और इसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा इस युद्ध का। इसी युद्ध के बाद, इस बक्सर के युद्ध के बाद इतिहास में एक नया मोड़ आता है। ठीक है, यही जो है जो प्रशासन है पूरा जो है इनको कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जागीरदारी अंग्रेजों को मिल जाती है और इस तरह से ये अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हैं। वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसके बाद में हम क्या कहाँ पढ़ते हैं? यूनिट 12 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 12वीं में इन्होंने क्या लिया है? 1857 की क्रांति, उसके कारण और क्रांति का विस्तार कहाँ पर हुआ और उस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा भारतीयों पर। ठीक है, अब यूनिट 13वीं में इन्होंने क्या लिया है? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व भारत में राष्ट्रवाद कैसा था? आप ये अच्छे से जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? 1885 से। 1885 से मीन्स कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आजादी तक की संपूर्ण घटनाओं को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसके पूर्व में बंगाल में राष्ट्रवाद कैसा था जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, इसके बारे में समय के रहते हम आपसे चर्चा करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? यूनिट 14वीं की ओर। यूनिट 14वीं में इन्होंने क्या दिया है? महात्मा गांधी के आंदोलन। इन्होंने नाम भी दे दिया है कि स्वराज की मांग क्यों की, स्वराज की मांग के कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, ऐसे कौन से कारण थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय जनमानस पर। और एक चीज और लिया है, सांप्रदायिकता, कि उस समय सांप्रदायिकता की स्थिति कैसी थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने नाम तो दे दिया है सिर्फ 2, महात्मा गांधी के आंदोलन, लेकिन सिर्फ 2 आंदोलनों को पढ़ने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमें महात्मा गांधी के जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं सारे हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपने सिलेबस में कमांड बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यूनिट 15 आता है। यूनिट 15 में क्या आता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ 3 शब्दों में इन्होंने क्या दिया है, लेकिन क्या इन 3 शब्दों में, इतने छोटे से शब्दों में क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से लेकर मीन्स कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी की प्राप्ति तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्रमवार घटनाएं, उनके बारे में
हम पढ़ेंगे जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत आती हैं। मेनली तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन होता है, फिर इसके बाद में 1907 में सूरत की फूट पड़ती है, फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, 1911 का दिल्ली दरबार आता है, फिर इसके बाद में 1916 का पूना पैक्ट अधिनियम आता है, जलियांवाला हत्याकांड, फिर महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, चौरी चौरा कांड, बहुत सारी ऐसी क्रमवार घटनाओं का हम वर्णन करेंगे, तभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, भारत का विभाजन और उसके बाद की रियासतें। भारत स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद में, उसके कौन कौन से कारण हैं जो भारत का विभाजन हुआ। इसके बाद जो भारत का एकीकरण, जैसे छोटे छोटे, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो पूरे भारत हिंदुस्तान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो कुछ राज्य जो थे कि जैसे सरदार पटेल ने, हमारे प्रमुख नेता थे सरदार पटेल, उन्होंने भारत के एकीकरण के लिए सोचा, तो भारत का एकीकरण तो किया, लेकिन उसमें कुछ राज्य थे जो बहुत आसानी से उसमें भाग लेना चाहते थे, मिलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो कि अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे और भारतीय संघ में स्थापित नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन इन सब को एक करने में जो है इन्होंने, उनको क्या कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अहम रोल प्ले किया। जिस किसी भी तरह साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके का जो है फंडा अपना करके इस सारे पूरे भारत का एकीकरण किया। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि उस टाइम भारतीय स्वतंत्रता के बाद में जो रियासतें थी उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस। देखने में अकेले छोटा है लेकिन काफी लंबा टाइम लग गया इसका सिर्फ और सिर्फ वर्णन करने में। अभी जब इसका वर्णन करने में टाइम लगा है तो इसको पढ़ाने में, इसका एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस। आप अपने हाथ से मेरी कही हुई बात को आप ध्यान रखें और अपने हाथ से अपना जो सिलेबस है उसको तैयार करें, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो सके कि किस किस चैप्टर को हमारे सिलेबस में लिया गया है और आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और वहां से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे, सारी वीडियो जब कंप्लीट होगी भारत की रियासतों तक। ठीक है, तो दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।